हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म कर दिया है। आज बारी नए चैप्टर की केमिकल काइनेटिक्स की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स, तो उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली बात भैया, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। ये भी बात सही है भाई। केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, क्या होता है भैया केमिकल काइनेटिक्स। असल में क्या होता है ना, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है। केमिकल काइनेटिक्स बहुत आराम से चलेंगे क्योंकि तुम बायोलॉजी वाले हो, तुम्हें थोड़ा सा मतलब ना आसान है। चैप्टर बहुत आसान है, पर इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा बीच बीच में ना, इंटीग्रेशन वगैरह डिफरेंशिएशन वगैरह थोड़ा बीच में फंसता रहेगा। बराबर है ना। आसान है लेकिन बहुत आसान चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला रहेगा, आंसर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, आंसर तुम्हारे हाथ में। इससे आसान चैप्टर तुम्हें पूरी केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। यस, स्टार्ट करें केमिकल काइनेटिक्स। क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। जिसके अंदर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with rate of reaction। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन। भैया अब एक बात बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ना है इस चैप्टर में, पर रिएक्शन का क्या रेट है, कितने समय में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, कितना रिएक्टेंट कम हो गया, कितना प्रोडक्ट बढ़ गया। तो ये क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। बराबर है, यस। तो ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं, जो हमारी एनसीईआरटी अपने पहले पन्ने में स्टार्ट करती है, कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही पढ़ रखा होगा, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ रखा होगा। दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। कौन से दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या फर्क होता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं, वीडियो वगैरह ऑन है ना, यस यस यस, लाइट कैमरा एक्शन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप आइदर अपने आप हो जाए या उनको होने के लिए एक स्मॉल इनिशिएशन की जरूरत पड़े, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिनको बार बार एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना, एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है प्रोसेस होने के लिए। तो स्पॉन्टेनियस का डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। याद होगा, इतना तो एटलीस्ट याद होना चाहिए भैया। और नॉन स्पॉन्टेनियस का डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव। बस इतना ही बता रहा था मैं। हमारी एनसीईआरटी का पहला पन्ना लिख रहा है, इसमें से मैंने भी लिख दिया। मैंने क्या बताया, केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच है केमिस्ट्री जो रेट ऑफ रिएक्शन को डील करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, है ना। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन तीन तरीके की होती है। एक होती है फास्ट रिएक्शन। क्या होती है, फास्ट रिएक्शन। भैया फास्ट रिएक्शंस क्या होती है, दोज रिएक्शंस which occurs या which takes very less time for their completion। those reaction, मैं इनका डाल लूं इसमें, मेरा नया मार्कर पता नहीं कहां रह गया यार। those reactions which takes very less time for completion are called fast reaction। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं
एक हो गई हमारे पास फास्ट रिएक्शन, दोज रिएक्शंस which takes very less time for their completion are called fast reactions. वे रिएक्शन जो कंप्लीशन के लिए बहुत कम समय लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे अब पता है फास्ट रिएक्शन को आयोनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन. आयोनिक रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शंस. भैया कैसे? मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं. देखो, मान लो यहां पे क्या है? HCl है. क्या है? HCl. HCl तुम्हें पता है टूट जाता है किसमें? H प्लस और Cl माइनस में. और इसे डाला हमने NaOH के साथ और इसे मिलाया तो क्या बना बेटा? यहां से ये NaOH भी टूट जाएगा किसमें? Na प्लस और OH माइनस में. तो ये H और OH मिलकर तो पानी बना देगा और ये Na और Cl मिलकर क्या बना देगा? NaCl प्लस वाटर. तो ये Na और Cl मिलकर NaCl बना दिया और H और OH ने मिलकर क्या बना दिया? वाटर बना दिया. तो ये सोडियम क्लोराइड. तुम्हें क्या लगता है कि ये रिएक्शन कितनी जल्दी होती होगी? यानी HCl NaOH के साथ मिलकर जो ये प्रोडक्ट बना रहा है, HCl NaOH के साथ मिलकर जो ये प्रोडक्ट बना रहा है, कितनी देर में बना देता होगा? कितनी देर में बना देता होगा? क्या लगता है? 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड? अनुमान लगाओ. मैं बता दूं तुम्हें इसमें टाइम पीरियड क्या लगता है. इस रिएक्शन का जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम होता है 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16 सेकंड. 10 की पावर -14 0.00000 13 बार 0 फिर 1. इतना कम सेकंड लगता है इस रिएक्शन को होने में. तो दीज आर कॉल्ड फास्ट रिएक्शन व्हिच टेक्स वेरी लेस टाइम फॉर कंप्लीशन. और सेकंड हमारे पास है स्लो रिएक्शन. Slow reactions are those which takes a long time for completion. Slow reactions, क्या बात है? बारिश स्टार्ट हो गई है. क्या बात है? बारिश स्टार्ट हो गई है. Slow reactions are those which takes very large time for completion. For their completion, जो एक बहुत लंबा समय लेती है कंप्लीशन के लिए, उन्हें फास्ट रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना. क्या लोहे पे जंग एक ही दिन में लग जाता है? 1 सेकंड में लग जाता है? नहीं. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल हो जाता है, तब जाके लोहे पे जंग लगता है. तुम्हारी मम्मी की जो सोने के झुमके हैं उन पे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तब जाके वो रस्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं. चांदी की पायल 2-2 साल हो गए, तब जाके वो रस्ट होना स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ है ना? तो इसने कहते हैं स्लो रिएक्शंस व्हिच टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर देयर कंप्लीशन. लार्ज नहीं, लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम सही है ना? सही है, ठीक है. देखो तुम मन ही मन बोल रहे हो, मैं तुम्हें मन की बात पढ़ ली. देखो, एक होती है मॉडरेट रिएक्शन. क्या होती है? मॉडरेट रिएक्शन. मॉडरेट रिएक्शन. तो मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है? मॉडरेट रिएक्शंस आर दोज व्हिच टेक्स आइदर मिनट, सेकंड और आर, ऐसे है ना, फॉर कंप्लीशन. मॉडरेट रिएक्शंस आर दोज ये आर है, हाँ, आर दोज which takes second, minutes, hour. अब ईयर मत बोल देना यार, है ना यार. आर फॉर देयर कंप्लीशन. इन्हें कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी हो गया, जैसे कि PCl5 है, ये टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में, तो ये मॉडरेट रिएक्शन है ना. ये मिनट लेगी, सेकंड लेगी, आर लेगी, ऐसे टाइम लेगी. तो इन्हें कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन. कोई डाउट नहीं? अब नोट केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर हमें कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है भैया? हमें फास्ट रिएक्शन पढ़नी है, हमें स्लो रिएक्शन पढ़नी है, मॉडरेट पढ़नी है, या तीनों पढ़नी है? हमें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मॉडरेट रिएक्शन पढ़नी है. इन दिस चैप्टर
in this chapter we have to study moderate reactions. हमें मॉडरेट रिएक्शंस पढ़नी है. क्या यहां तक क्लियर है? मैंने बता दिया केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस मैंने बता दिए, 3 तरीके की होती है. बेसिक जो था पहला पढ़ना वो मैंने बता दिया. बराबर है. आगे बढ़ रहे, फटाफट इसको नोट कर लो बेटा. ठीक है बेटा, नोट कर लिया ये? यस, आगे बढ़े. ओके वीडियो ऑन है? यस यस, 15 यस. ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं. अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अब भैया अब स्टार्ट कर रहे हैं. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बता दो. देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन मैं ये वाला बोर्ड तुम्हें बस बताऊंगा, पर फील तुम्हें कब आएगा? जब मैं अगला वाला बोर्ड कराऊंगा. बराबर है ना? यस, बराबर, तब फील आएगा तुम्हें. पर यहां पे तुम्हें समझ में आएगा, वहां तुम्हें फील आएगा. देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन इन अ गिवन टाइम. Rate of reaction is defined as the change in concentration in a given time period. Yes. So rate of reaction is defined as the change in concentration. The change in concentration in a given time. The change in concentration of reactant और प्रोडक्ट. ये बात क्या लिख रहा हूं मैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. मैंने बोला इस बोर्ड के बाद जो मैं अगले पे लिखूंगा वो तुम्हें फील आएगा एकदम. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ गिवन टाइम. इन अ गिवन टाइम. ठीक है ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ गिवन टाइम. ठीक है, आगे बताओ. अब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय, देखो, इट इज डिनोटेड बाय छोटा आर. इसको रेट ऑफ रिएक्शन को हम छोटे आर से भी दिखाते हैं, पर मुझे पर्सनली पसंद है ROR. ROR है ना? तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन. चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन समझ जाओगे ना, अपॉन में चेंज इन टाइम. चेंज इन टाइम, कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है, यानी रिएक्टेंट कितना चेंज हुआ है, प्रोडक्ट कितना चेंज हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन इन चेंज इन टाइम, इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं बोलूंगा ROR. भैया अभी तो आपने बोला छोटे आर से. हाँ, छोटे आर से दिखाते हैं, पर मुझे पर्सनली पसंद है ROR. तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो गया? C2 माइनस C1. C2 माइनस C1. C कोई कंसंट्रेशन हो गई 2 और C1 क्या हो गया? चेंज. इनिशियल कंसंट्रेशन इज C1 एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज C2. फाइनल माइनस इनिशियल, या अपॉन में चेंज इन टाइम, यानी T2 माइनस T1. तो इसी को शास्त्रों में क्या लिखा गया है? डेल्टा C बाय डेल्टा T. ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला. रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा C बाय डेल्टा T. डेल्टा C बाय डेल्टा T. क्लियर है? यस. अब अगर मैं यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का? डेल्टा C बाय डेल्टा T. तो डेल्टा C यानी कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं मोलैरिटी की. मोलैरिटी
मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? मोलैरिटी की यूनिट होती है, मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल पर लीटर डिवाइड बाय टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसे अपने दिमाग में बैठा लो कि मैंने अभी रेट ऑफ रिएक्शन तो समझाया ही नहीं, मैंने अभी रेट ऑफ रिएक्शन ढंग से समझाया नहीं है, बस मैंने अभी डेफिनेशन बताई है कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? हाँ या ना? यस। अब मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाह रहा हूं, आ जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल आ जाना चाहिए वैसे। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर होता है? देखो, जो एवरेज होता है, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं एवरेज इंस्टेंटेनियस में अंतर क्या है? देखो, एवरेज होता है तुम्हें पता है बड़े टाइम गैप के लिए, और इंस्टेंटेनियस होता है छोटे टाइम गैप के लिए। तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज इज इक्वल्स टू में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। बड़े टाइम गैप के लिए होता है तो क्या आ जाएगा? C2 माइनस C1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। पर इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होता है तो यहां पे क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? DC बाय DT, DC बाय DT, DC बाय DT बराबर है। यस यस यस। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम्हें पता है इंस्टेंटेनियस क्या होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए? अभी मैं बताऊंगा यार, इन दोनों को पूरा फील कराऊंगा इसका यार। फटाफट पहले इसको नोट करो, इसको फटाफट पहले नोट कर लो। 1 2 3। ओके, यस यस। आगे बढ़ रहे हैं और अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं मेन काम जिसके लिए तुम यहां आए हो। ठीक है भैया। अब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं नोट। अब मैं तुम्हें अब समझाता हूं, मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, मैं अब बताता हूं मैं तुम्हें। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अब मेरी बात को सुनो और फील करो इस बात को। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, पहला रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। और अगला क्या है? सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। बराबर है? यस, कोई डाउट नहीं। अब देखो आगे, हम रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म में निकालेंगे। ध्यान सुनो, देखो मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा बेटा। ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। ठीक है, अब बेटा थोड़ा दिमाग लगाते हैं। खैर तुम्हारे पास थोड़ा कम है पर क्या कर सकते हैं। देखो देखो, एक तरफ है कंसंट्रेशन, एक तरफ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एक तरफ है टाइम। देखो, ये बात तुम भी भली बात जानते हो, मैं भी भली बात जानता हूं कि शुरुआत में रिएक्टेंट क्या होगा? शुरुआत में रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होगी? शुरुआत में रिएक्टेंट क्या होगा? ज्यादा,
क्योंकि शुरुआत में तो सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्टेंट होता है। अरे ध्यान दे ले, ध्यान ध्यान इधर। शुरुआत में क्या होता है? सिर्फ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। तो शुरुआत में सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्टेंट। अब धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या करता है? प्रोडक्ट में बनना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट क्या होगा? कम 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 कम। हाँ या ना? यस। यानी शुरुआत में एट t is equals to 0 पे, when t is 0, the concentration of reactant will be maximum. I'm right? बिल्कुल राइट भैया, कि शुरुआत में जब टाइम 0 होगा तो इसकी कंसंट्रेशन जो होगी, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, वो मैक्सिमम होगी, और टाइम के साथ साथ क्या होगी? घटेगी। बराबर है? यस। तो ये ऐसे घटेगी। बराबर है? सही बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसे आता है। प्रोडक्ट की बात नहीं करी है मैंने। हाँ हाँ। तो अच्छा भैया इसका ग्राफ ऐसे आता है? हाँ, इसका ग्राफ ऐसे आता है। अब देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रिएक्टेंट की मान लो एक T1 टाइम पे, मान लो ये रहा T1 टाइम, ये है T1 टाइम। T1 टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो थी R1। कितनी थी? R1। अब समय के साथ तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटती जा रही है, पर टाइम बढ़ रहा है। टाइम तो बढ़ेगा, समय किसी के लिए नहीं रुका बेटा, है ना? देखो टाइम आगे इस T2 टाइम के लिए, इस T2 टाइम के लिए हमारी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई वो क्या हो गई? R2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि T1 टाइम पे कंसंट्रेशन थी R1, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन हो गई R2। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें क्या करना है? अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है बेटा? वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन, अब तेरे को फील आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, हाँ या ना? तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम या चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज, पूरा लिख दूं, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? ROR इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या है बेटा? कंसंट्रेशन क्या हो गई? चेंज। R2 हो गई, पहले क्या थी? R1। बेटा कंसंट्रेशन को डब्बे में लिखते हैं पता है? अरे लीचड़ों, कंसंट्रेशन को डब्बे में लिखते हैं पता है तुम्हें? तो डब्बे में क्या? R2 फाइनल माइनस इनिशियल ना, फाइनल R2 हो गई। शुरुआत में 10 किलो था, बाद में रिएक्टेंट कम हुआ तो 1 किलो बच गया, तो 1 किलो हो गया R2 माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1। क्लियर? अपॉन में बेटा कंसंट्रेशन डब्बे में आती है लीचड़ों, हाँ है ना? यस। अब क्या आएगा? T2 माइनस T1। भैया T भी डब्बे में आएगा, थप्पड़ मारूंगा, ठीक है वो है। तो ये क्या आ जाएगा? अब देखो 1 सेकेंड, टाइम तो ज्यादा है, T2 समय ज्यादा है, T1 समय कम है, हाँ है ना? लेकिन बेटा R2 कम है, क्योंकि रिएक्टेंट कम होता रहता है, प्रोडक्ट बढ़ता रहता है, हाँ है ना? तो यानी R2 कम होगा, R1 ज्यादा होगा। R1 शुरुआत में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बाद में कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी ये तो नेगेटिव आंसर आएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आंसर आता है। इस नेगेटिव से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके आगे एक और माइनस लगा देंगे, और ये बाहर एक और माइनस क्या करेगा? जो यहां से R2 माइनस R1 को सॉल्व करके नेगेटिव आएगा ना, ये उस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। अरे रेट ऑफ रिएक्शन अपने को वैल्यू से मतलब है ना, नेगेटिव आने का मतलब क्या है? घट रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। नहीं सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है? कोई चीज घट रही है, पॉजिटिव वाला कोई चीज बढ़ रही है। तो ये माइनस क्या करता है? जो यहां से नेगेटिव आंसर आना होता है उस नेगेटिव को क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। इसीलिए हम इसके बाहर नेगेटिव लगाते हैं। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ROR इज इक्वल टू माइनस में, बोलो माइनस में, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, डेल्टा R बाय डेल्टा T। बराबर है? और कोई डाउट है तो बता दो। हियर नेगेटिव साइन
रिप्रेजेंट दैट रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है समय के साथ साथ। क्या इसमें कोई डाउट है तो बता दो। क्या तुम्हें समझ में आया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है इसलिए माइनस आ गया। अब इसको प्रोडक्ट के लिए करो, बीच में लाइन खींच के मत करना, आराम से पन्ने पे पहले इसको करना, उसके नीचे इसको करना, हाँ या ना? पीछे पन्ने पे करोगे घिसपिच लगेगा। सेकंड, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। अब बेटा शुरुआत में जो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ जाएगा वो कुछ कैसा जाएगा देखो बेटा, इस बात को समझो कि ये है टाइम और इधर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना? क्या शुरुआत में प्रोडक्ट की कोई कंसंट्रेशन होती है? नहीं, शुरुआत में तो सिर्फ रिएक्टेंट होता है। वीडियो ऑन चल रहा है, सब बढ़िया? यस। क्या शुरुआत में क्या शुरुआत में प्रोडक्ट की कोई कंसंट्रेशन होती है? नहीं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? 0। पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? होती है। पर प्रोडक्ट क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो अब बढ़ने के दो ग्राफ आते हैं, एक ग्राफ आता है ये और एक आता है ये। तो कौन सा ग्राफ लगेगा बताओ? तो बेटा समय के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अगर तुम बोलो ये वाला ग्राफ है, ये वाला, तो ये ग्राफ सही है कि गलत है? सोच के बताओ। ग्राफ ऐसे जाएगा या ग्राफ ऐसे जाएगा? बताओ। ये वाला ग्राफ सही है या ये वाला? बताओ कौन सा सही है? बताओ, सोच के बताओ। लेट मी गेस। सीता कह रही होगी ये वाला, गीता कह रही होगी ये वाला, है ना? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है। देखो, अगर तुम बोलो कि ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ बिल्कुल सही है, तो बेटा इस ग्राफ का सही होने का मतलब तुम ये कह रहे हो कि टाइम इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तुम ये कह रहे हो टाइम तुम इस बिंदु पे तुम आगे क्या कह रहे हो? इस बिंदु पे तुम आगे कह रहे हो कि टाइम कांस्टेंट हो गया है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे कैसे संभव है यार? अगर 1 किलो रिएक्टेंट था और मान लो 2 किलो प्रोडक्ट बनना था, बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? थप्पड़ मारो, क्यों नहीं बन सकता है? प्रोडक्ट क्या पता है मास कम हो उसका। 1 किलो रिएक्टेंट था, 2 किलो कैसे बन सकता है? मोल्स होंगे ना। हाँ सॉरी, 1 किलो रिएक्टेंट है, 1 किलो प्रोडक्ट बनना है। अब ऐसा थोड़ी ना कि 5 मिनट के बाद प्रोडक्ट 2 किलो हो गया, 3 किलो हो गया, 4 किलो हो गया, 5 किलो हो गया, 10 किलो हो गया, बढ़ता रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसका मतलब ये है कि टाइम कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे थोड़ी होता है। तो ग्राफ ये वाला नहीं खींचेगा। ग्राफ कौन सा वाला खींचेगा? ये वाला। ये वाला ग्राफ जाएगा कि भैया कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, प्रोडक्ट की टाइम बढ़ाते। मान ले अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट 1 किलो रिएक्टेंट से 1 किलो प्रोडक्ट बन रहा था 5 मिनट में। कितने मिनट में? 5 मिनट में। अब तुम आए आधे घंटे में, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, तो कंसंट्रेशन तो प्रोडक्ट की उतनी रहेगी ना, कांस्टेंट। तुम आए 2 दिन बाद तब भी उतनी रहेगी, तुम आए 2 साल के बाद तब भी उतनी रहेगी। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, समय बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? कांस्टेंट। इसलिए ग्राफ कैसा जाता है? ऐसा। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब बेटा इसमें अगर मैं निकालूं तो शुरुआत में हमारे पास मान लो ये T1 टाइम है। T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो है P1 प्रोडक्ट की। अब T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो है P2। क्या है? P2 बराबर है यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो है P2, वो है P2। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल चेंज इन टाइम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये क्या आ जाएगा? ROR चेंज इन कंसंट्रेशन बोले तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइनल हो गई P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T2 डिवाइड बाय T माइनस में T1। हाँ है ना? अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 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 रेट ऑफ रिएक्शन हो गया हमारे पास। क्या ये वैल्यू नेगेटिव लगाना पड़ेगा यहाँ पे? नहीं, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि प्रोडक्ट तो P2 ज्यादा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है ना, P2 तो ज्यादा है, P1 कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन P बाय डेल्टा T, ये आ गया। ये आ गया, कोई डाउट? यहां पे प्लस है और ये प्लस क्या दिखाना चाह रहा है, ये प्लस ये दिखाना चाह रहा है हियर पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। With respect to time, concentration of product is increasing with respect to time। कोई डाउट है तो बता दो। क्या अब तुम्हें समझ में आया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अब रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ो एक बार जो तुमने लिखी है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन में चेंज आना रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, उसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है, फॉर्मूला ये है, और वही है डेल्टा सी तो लिखा वहां पे है ना, यस क्लियर है, यस है ना, यस है ना, यस ठीक है ना। तो कह देगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है उसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, यस। नोट कर लो इसको, गुड, वेरी गुड। इज एवरीथिंग फाइन? यस एवरीथिंग इज फाइन। हो गया, हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हो गया ना, 1 2 3। ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है बेटा। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो बेटा बहुत आसान है, केमिस्ट्री का ना इतना कोई टफ नहीं रहेगा। अपन लोग दिसंबर में ना, लास्ट में ना अपना क्या होगा ना, पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा हमारा दिसंबर में लगभग हमारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा, और उसके बाद हमारी रिवीजन स्टार्ट हो चुकी होगी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है क्या, सबसे पहले हमारे पास है एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट। मान लो कि क्या है, एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो A मिला B के साथ और मिलकर उसने बनाया C जमा D, C जमा D। A था छोटा a, B B, C C और D D। हमारे पास एक रिएक्शन थी, हमारे पास एक रिएक्शन थी जिसमें A A, B B के साथ, C C के साथ और D D के साथ बन गया, ये बराबर बन गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, सवाल का क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप रेट ऑफ रिएक्शन चाहे इससे निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, सबसे रेट ऑफ रिएक्शन सेम आएगा। अरे भाई साइंस है भाई, मतलब साइंस है भाई, लॉजिकल बात है भाई, साइंस मैथ लॉजिक सब्जेक्ट यार। तो भैया ऐसा है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तब भी सेम आएगा। मान लो इससे 5 आ रहा तो इससे भी 5 आएगा, इससे भी 5 आएगा, इससे भी 5 आएगा, तो किसी भी निकालोगे सेम आएगा। पर रेट ऑफ रिएक्शन निकाला कैसे जाता है, देखो बेटा बहुत ध्यान से ईमानदारी से मेरी बात को सुन लेना, काम की बात है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, अगर आप रिएक्टेंट को लेके निकाल रहे हो तो रिएक्टेंट क्या है, A, तो पहले आएगा डेल्टा A बाय डेल्टा T, A की कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइड बाय डेल्टा T। पर ये रिएक्टेंट है, इसके नाम के आगे माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। और जो आगे कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में चला जाएगा, ये
यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाएगा, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, जो उसके आगे कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में जाएगा, किसमें जाएगा, डिवाइड में, और आगे माइनस आएगा, आगे क्या आएगा, माइनस, और ये माइनस ये बता रहा है कि ये रिएक्टेंट है साला, यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव होकर पॉजिटिव आएगा भैंस की टांग, बात समझ में आ रही है, यस। हम नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं, तो मैं तेज नहीं मारा, टूट जा रहा है भाई साहब, हम नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं, है ना, मैं सोच रहा हूँ कि इससे थोड़ा बड़ा बोर्ड ले लूं ताकि वो यहां तक हो, पूरा कवर हो जाए ना, है ना, है ना, फिर मैं दिखूंगा नहीं यार साइड में, यार ये भी दिक्कत है, चलो सोचूंगा, देखो मैं बड़ा बड़ा सा दिखता हूँ ना इसमें, है ना, ऐसे मैंने देखा है, मैं यहाँ तक दिख रहा होता हूँ, यहाँ तक दिख रहा होता हूँ, इतना सा, है ना, सोचो इसको थोड़ा और पीछे करूँ और एक बड़ा बोर्ड हो, उसमें फायदा है कुछ, ये भी ठीक है यार, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा मन करेगा किसी ने मुझे 3-4 लाख रुपए दे देना, मेरा सेटअप कर लूंगा, है ना, स्मार्ट बोर्ड लगा फायदा नहीं है यार, लगवा तो दे अभी भी, लेकिन फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। देखो मैं कहना चाह रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, -1 में ए, 1 में ए क्या हो जाएगा, 1 में ए, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, यस, इज इक्वल्स टू में, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अब ये बी है, अब ये बी है, अब इसको लेके सॉल्व करा तुमने 5 आ गया मान लो, तो इसको लेके भी तो 5 ही आना चाहिए, बराबर आना चाहिए ना, यस, तो क्या आ जाएगा, इसके आगे कोफिशिएंट है बी, तो ये आएगा, रिएक्टेंट है तो -1/b, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, क्या मेरी बात समझ में आई, यस, इज इक्वल्स टू, अगर मैं प्रोडक्ट को लेके सॉल्व करूं तो माइनस नहीं लगेगा, प्लस लगेगा, यस 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 यस, यू आर ब्यूटीफुल गाइस, तो 1/c डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय डेल्टा T, ये कंसंट्रेशन पता है ना, डब्बा कंसंट्रेशन है, इज इक्वल्स टू, ये भी प्रोडक्ट है, प्लस में आएगा, पर कोफिशिएंट आगे डिवाइड में आएगा, अरे लीचड़ो समझ में आ रहा है, हाँ, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन डेल्टा D डिवाइड बाय डेल्टा T, ये आ गया हमारे पास। तो बेटा ये हमारे पास इन जनरल फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकाली जाती है, बराबर है, वो जो ये अभी यही तो बताया था मैंने आपको, इसको हटा दो तो यही तो बताया, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, आया ना, यस, और जो आगे कोफिशिएंट है वो डिवाइड में लग जाएगा, जो आगे कोफिशिएंट है वो डिवाइड में लग जाएगा, बराबर है, हाँ है ना, इसको नोट करो, इसको नोट करो, और एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन, देखो in a reaction A to B, five molal of A gives 2 molal of B in 5 seconds, in मान लो 10 सेकेंड, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ये सवाल है, ट्राई करो, शाबाश, ट्राई करो, वेरी गुड, एक बार इसे पहले नोट कर लो, ऊपर तक, यहां तक नोट कर लो, अच्छा रुक जाओ, एक सवाल मैं करा रहा हूं, अगला वाला तुम करना, इसको मैं कराता हूं, देखो आंसर, एक रिएक्शन है, गिवन दे रखा है, एक रिएक्शन है ए, उससे क्या बन रहा है बी, ए से बी बन रहा है, 5 मोल ऑफ ए गिव्स 2 मोल इन इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पे, जब टाइम 0 था तो ये 5 मोल था, 5 मोल नहीं था, 5 मोलल था, मोलल यानी मोलैरिटी, थप्पड़ मारूंगा मोल पर लीटर, मोलल याद है, मोलल नहीं मोलर सॉरी, और ये कितना था 0, t 0 पे 0 ही होगा, अरे टाइम जब 0 तो प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा ना, 10 सेकंड के बाद t इज इक्वल टू 10 सेकंड, ये हो गया, अब देखो ये 2 मोलर बन गया, A gives 2 मोलर ऑफ B, A से B बन रहा है, अगर 2 मोलर बन गया तो ये कितना बचेगा, 3 मोलर, अरे ये कितना बचेगा, 3 मोलर, आए ना 10 सेकंड के बाद, ठीक है, तो ये बच गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको निकालना रेट ऑफ रिएक्शन, आपको क्या निकालना रेट ऑफ रिएक्शन, देखो पहला मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलो रिएक्टेंट को लेके निकालू कि प्रोडक्ट को लेके, दोनों को लेके सेम आएगी, देखो रेट ऑफ रिएक्शन देखो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट को लेके निकालू तो प्रोडक्ट की, देखो मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट के लिए सबसे पहले आता है माइनस, क्या आएगा माइनस, ए के आगे क्या है, जैसे ए के आगे ए था, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है तो 1, इसके आगे भी 1 है, 1 है 1, अरे हाँ यार कोफिशिएंट यार,
माइनस 1/1 ए होता है, लेकिन इसके आगे 1 है तो 1 ही आएगा। कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, मैं थप्पड़ मारूंगा। 1/1 इनटू में डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी, यही होगा। अब ये 1/1 है, इसलिए मैं इसको लिखूं ना लिखूं बात एक ही है। तो ये आ गया माइनस डेल्टा ए। अरे 1/1 था तो 1/1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, तो मैं नहीं लिखा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस तो लिखना पड़ेगा, लेकिन A2, ए की फाइनल कंसंट्रेशन A2 ले यार, माइनस A1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो माइनस ये A2 क्या हो जाएगा, A2 इज 3, फाइनल कंसंट्रेशन A 3 है, 3 माइनस 5 डिवाइड बाय फाइनल टाइम इज 10, इनिशियल टाइम इज 0, 10 माइनस 0। तो क्या आ जाएगा, माइनस का -2 डिवाइड बाय 10, माइनस से माइनस प्लस क्या आ गया 0.2, और इसी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, यही हो गया 0.2। ये था रिएक्टेंट को लेके, कितना आया रेट ऑफ रिएक्शन 0.2। अब अगर मैं प्रोडक्ट को लेके बोलूं, और अरे आप किसी को भी लेके सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा यार। प्रोडक्ट को लेके रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट को लेके डेल्टा पी, क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। अब इसके आगे भी एक है, तो यानी प्लस का 1/1, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा B2 माइनस B1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो B2 कितना है 2, अरे फाइनल कितना हो गया 2, माइनस इनिशियल 0, 10 माइनस 0, आंसर कितना आ गया 0.2 मोल पर लीटर पर सेकंड। खत्म। अरे आंसर सेम आएगा, मैंने पहले ही बोला ना, चाहे रिएक्टेंट को लेके सॉल्व कर चाहे प्रोडक्ट को लेके सॉल्व कर। तो भैया एग्जाम में अरे दोनों में से कुछ भी कर यार, आंसर तो वही आना है ना। लीचड़ों वाली बात कर रहा है, फटाफट इसको नोट कर ले। शाबाश, पानी पी लूं मैं, हो गया। एक सवाल और, एक सवाल और, 3, 2, 1, 3, 2, 1 हो गया। बहुत आसान है बच्चा, मैं बता रहा हूं ना तेरे को, ये तेरे को क्या बता रहा हूं मैं, बहुत आसान है, बराबर है। चैप्टर बहुत आसान है, क्लियर है ना। और शुरू के 4 चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो ना यार। मैं कल यही बात कर रहा था कि भैया अगर आप लोग इतना भी करो कि टेस्ट को अगर आप सीरियसली लो, जो टेस्ट मैं आपके ले रहा हूँ हर महीने में 2, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री, और वो भी फुल सिलेबस जितना पढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, है ना। 3 आपके फिजिक्स के हो गए, 3 आपके केमिस्ट्री के हो गए। ये मेरे ख्याल से अगला हफ्ता है ना ये, तो अब ये चौथा टेस्ट है आपका केमिस्ट्री का, यानी 8, 9वां टेस्ट है ये, 9th टेस्ट है ये, सॉरी 8th, 7 मेरी गणित थोड़ी बिगड़ गई है। मई, जून, जुलाई, यस 7th टेस्ट है ये, तो 7वां टेस्ट आपका होने जा रहा है। अगर आपने टेस्ट को भी बहुत सीरियसली लिया हो ना, तो आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी करने की भी जरूरत उतना नहीं पड़ेगी। आपकी ऑलरेडी टेस्ट के साथ साथ आपकी तैयारी बूस्ट हो जाएगी, समझ रहे हो ना। हाँ, और ये चलेगा पूरे साल भर है ना, चलेगा, टेंशन ना लो। देखो हम है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगला हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन 2 मोलर ऑफ नाइट्रोजन N2 reacts with 6 molar of hydrogen and forms 2 molar of ammonia in 5 seconds. Calculate rate of reaction. इस सवाल को एक बार करने की कोशिश करो, क्वेश्चन करो करने की, ट्राई करो। 1, 2, 3 आंसर। हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और रिएक्ट करके बना रहा है अमोनिया। सबसे पहले तो तुम्हें रिएक्शन को बैलेंस करना है। नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, अमोनिया 1 है, तो यहां 2 आ जाएगा, 2 3 6, यहां पे 3 लग जाएगा। क्लियर।
हो गई रिएक्शन बैलेंस। अगर तुम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते, तुम्हारा कॉफिशिएंट 1 आता, अरे ली चलो, तुम्हारा कॉफिशिएंट 1 आता पर रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे अमोनिया कितना है 2 मोलर, हाइड्रोजन है 6 मोलर, और सॉरी नाइट्रोजन 2 मोलर, हाइड्रोजन 6 मोलर, अमोनिया कितना है 0। पर जब 5 सेकेंड हुए, जब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हुए, तो नाइट्रोजन हमें नहीं पता कितना, हाइड्रोजन हमें नहीं पता कितना, पर अमोनिया हमें पता है कि 2 मोलर बन चुका है, 2 मोलर बन चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो आपको इसका पता है, किसी भी एक को पकड़ लो, इसको पर इसको पकड़ लेंगे हम, सिंपल है भाई। तो अपने पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, यानी डेल्टा C बाई डेल्टा T होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा C मतलब यानी C2 माइनस C1, तो यानी डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय डेल्टा T। तो क्या आ जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, 2 माइनस 0, 2 फिर माइनस 0 अपॉन में 5, फाइनल टाइम इज 5, इनिशियल टाइम इज 0। तो कितना आ जाएगा, 2/5, आंसर आ गया कितना, 2 से मल्टीप्लाई होगा 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आराम से हो जाएगा, आसान सवाल है। तो ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ये था हमारा चैप्टर का बेसिक। अगली क्लास से हम मेन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा लगेगा कि हाँ चैप्टर स्टार्ट हुआ है, सवाल करेंगे बढ़िया वाले, बराबर है ना। तो ये बेसिक था, उम्मीद कर रहा हूँ चैप्टर का बेस आपका थोड़ा बन चुका होगा, आपको पता लग गया है केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन। एंड व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, बराबर है। प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। ओके, बाय, टेक केयर। आज का होमवर्क, कोई होमवर्क नहीं है, टेस्ट की प्रिपरेशन करो। ओके, बाय।